हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए बेटा, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री। नेक्स्ट लेक्चर फैराडे सेकंड लॉ। लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने फैराडे फर्स्ट लॉ पूरा फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा था। उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, स्पेशली एनसीईआरटी एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए थे। आई होप उसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे जिसको मैंने छोड़े थे आपके लिए, आपने सॉल्व कर लिए होंगे। कुछ लोगों ने रिस्पॉन्स किया था, उम्मीद करता हूँ बाकी लोग से भी सॉल्व हो गया होगा। अच्छी बात है। चलिए आज डिस्कस करते हैं बेटा क्लास 12th केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दैट इज थर्ड चैप्टर। और टॉपिक क्या है बेटा? फैराडे सेकंड लॉ। ठीक, इस फैराडे सेकंड लॉ को समझना है, क्या स्टेटमेंट था इनका, ठीक, और क्या चीज़ कहना चाह रहे थे, इनका मोटिव क्या था, वो चीज़ देखते हैं। देखो, फैराडे सेकंड लॉ फैराडे सेकंड लॉ में क्या बताया गया था कि अगर देखो दो चीज़ ली गई थी, यहाँ पे क्या किया गया, इन सीरीज जब करंट पास कराया गया तो जो सिस्टम रखा गया सीरीज, और आपको पता है जब सीरीज में हो तो करंट सेम होता है बेटा। क्या होता है? करंट सेम होता है, ये आपने पढ़ा है। और करंट सेम होगा तो यहाँ पे टाइम भी सेम होगा। आई बात समझ में? टाइम भी सेम होगा। अच्छा, ये लॉ क्या कहता था उस चीज़ को समझना है। तो पहले देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, दो कंटेनर लिए और दोनों में, अब ध्यान रखना यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ठीक ना। हमने गैल्वेनिक सेल फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। यहाँ पे क्या है, हमने दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगाया कॉपर का। सॉल्यूशन किसका रखा हमने? CuSO4 का, ठीक। दोनों इलेक्ट्रोड कॉपर के लगाए बेटा, ठीक। हम रिफाइनिंग प्रोसेस में ऐसा करते हैं। आपने रिफाइनिंग प्रोसेस, रिफाइनिंग का नाम सुना होगा क्लास 10th केमिस्ट्री में। मेटल नॉन मेटल एक चैप्टर था, यहाँ पे हेडिंग थी एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर। उस एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर में आपने प्रोसेस पढ़ी थी रोस्टिंग, कैल्सिनेशन। कुछ याद आया? एक लास्ट स्टेप थी रिफाइनिंग, याद आ गया होगा। डोंट वरी, 5th चैप्टर जब पहुँचेंगे, इवन 6th चैप्टर, सॉरी 5th चैप्टर नहीं 6th चैप्टर क्लास 12th केमिस्ट्री मेटलर्जी, वहाँ पे फिर से हम पढ़ेंगे रिफाइनिंग। तो वहाँ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। डोंट वरी, अभी के लिए खाली इतना समझिए, यहाँ पे इस प्रोसेस को रिफाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने दो कंटेनर लिए, दोनों में हमने इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं, और दोनों इलेक्ट्रोड जो है बेटा पर्टिकुलर कंटेनर में वो सेम है। सेम क्या मतलब? ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड, तो ये भी कॉपर का ही है। ये सिल्वर इलेक्ट्रोड है, ठीक ना बेटा। आपकी स्क्रीन पे आपको फिगर भी दिख रहा है, ठीक। सिल्वर इलेक्ट्रोड, ये भी सिल्वर इलेक्ट्रोड है और ये कॉपर इलेक्ट्रोड है। आई बात समझ में? इसको हमने क्या किया, सर्किट से प्रॉपरली जोड़ दिया, यहाँ पे बैटरी टर्मिनल से जोड़ दिया हमने, ठीक, यहाँ पे, और इस चीज़ को यहाँ से जोड़ दिया गया बेटा। क्लियर है? देखो मेरी बात ध्यान समझना, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट रखा गया, जिसका इलेक्ट्रोड उसी का इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ कौन सा रखा गया? CuSO4 कॉपर सल्फेट। आपको फिगर में क्लियर दिख रहा होगा, ठीक। अब देखिए जरा, बोर्ड फोकस करिए, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। अब आपको पता है ये पॉजिटिव, तो आपको पता है ये पॉजिटिव। तो ये कौन सा होगा बेटा? नेगेटिव, सॉरी, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? ये एनोड होगा। ये क्या होगा? एनोड। तो ये कौन सा हो जाएगा? कैथोड। कौन सा हो जाएगा बेटा? कैथोड। अब यहाँ पे ये नेगेटिव है, आपको पता है ये नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ कौन सा आएगा? पॉजिटिव। देख लीजिए, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर है सबको? यहाँ पे सिल्वर के इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे कॉपर के इलेक्ट्रोड है। आपने क्या किया, दो कंटेनर को, दो या दो से ज़्यादा कंटेनर ज्वाइन करते चले गए, और दोनों को किस में रखा है? सीरीज में। जब सीरीज में रखा है तो करंट का फ्लोएशन होगा, तो करंट क्या होगा? सेम होगा। करंट सेम होगा तो टाइम सेम होगा। आपने पढ़ा है सीरीज और पैरेलल फिजिक्स में, ठीक। तो सीरीज, यहाँ पे सीरीज में इनको कनेक्ट किया गया है, तो आपको पता है करंट सेम होगा। अब मेरी बात ध्यान समझना, यहाँ पे जो रिएक्शन होगी कैथोड और एनोड पे, अभी आपको डेफिनेशन स्क्रीन पे दिखेगी। डोंट वरी, वहीं से नोट्स बनाना है। अगर हम बात करें एट कैथोड, ठीक, और एट एनोड की बात करें बेटा, तो आपको पता है दोनों में यही प्रोसेस मिलेगी। एक साइड क्या होगा? कैथोड पे
कैटायन जाके डिपॉजिट होता है, इसका मतलब Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या जाएगा Cu सॉलिड में, जबकि एनोड पे क्या होगा Cu 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और चेंज होगा Cu2+ में। आई बात समझ में, क्योंकि यहाँ पे दोनों लगे हुए हैं ना, एनोड भी है और कैथोड भी है, तो दोनों तरीके से परफॉर्म करेगा। एक का क्या होगा कंज्यूम होना शुरू होगा, एक की रॉड थिन होना शुरू होगी, एक प्रॉपर डिपॉजिट होना शुरू होगा एक पे। यहाँ भी सेम केस, सिल्वर के एक केस में देखोगे कि सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में चेंज होगा Ag सॉलिड में, और एक में क्या होगा कि Ag इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और ये चेंज होगा Ag+ में। आई बात समझ में, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी, लेकिन फैराडे क्या कहना चाह रहे थे वो चीज़ समझना है। फैराडे का स्टेटमेंट क्या था, उस चीज़ को प्रूव भी करेंगे बेटा, डोंट वरी, परेशान मत हो, उस चीज़ को आपसे केवल स्टेटमेंट ही पूछेगा, मैं आपको प्रूफ करके दे रहा हूँ, उन्होंने कहा क्या था, उस चीज़ का प्रूफ कैसे करेंगे। क्लियर, आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ तक सबको क्लियर है। चलिए अब जरा देखते हैं फैराडे ने कहा क्या था। इस चीज़ को ऐसे ही बनाइएगा, फिर आपकी स्क्रीन पे जो फिगर दिखा था उसी फिगर को ड्रॉ करिएगा बेटा। ध्यान रखिएगा 2 या 2 से ज़्यादा कंटेनर को आप ज्वाइन करते चले जाइए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को, स्पेशली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को, वो भी कैसे होनी चाहिए, सीरीज में होने चाहिए। ये वर्ड उन्होंने मेंशन किया था बेटा। अब जरा देखो उनका स्टेटमेंट और फिर मैं उसको प्रूफ करता हूँ बेटा। क्या चीज़ कहना चाह रहे थे, वो कहना ये चाह रहे थे कि जो आपने इलेक्ट्रोड लिया था, जैसे आपने कॉपर ले लिया था, ठीक, अब मान लो उसमें जो पहला वाला था WA था, दूसरा वाला WB था, तीसरे वाले मान लो ये PQRS था, PQ, दूसरे वाले कंटेनर में एक था R और एक उसके बगल था S। यहाँ पे कॉपर के 2 थे, सिल्वर के 2 थे। क्लियर ना, इनका जो रेशियो होगा वो इज इक्वल टू होगा इक्विवेलेंट ऑफ P इज टू इक्विवेलेंट ऑफ Q इज टू इक्विवेलेंट मास ऑफ R इज टू इक्विवेलेंट मास ऑफ S। क्लियर है सबको, क्या कहना चाह रहे थे उस चीज़ का भी प्रूफ आपको करता हूँ। आपको पता है इक्विवेलेंट मास हमने किससे पढ़ा था, Z से, यहाँ तो लिखते हैं E से है, इक्विवेलेंट मास E से लिखते हैं, इसका क्या फॉर्मूला होता है, मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास ही लिखिए, मोलर मास अपॉन N फैक्टर, क्या होता है बेटा, अपॉन N फैक्टर। N फैक्टर आपको पता है वैलेंसी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन बाय एटम। क्लियर ना, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है, ये चीज़ हमने पढ़ा था फैराडे फर्स्ट लॉ में, ठीक, वहाँ हम Z से डिनोट कर रहे थे। क्लियर है सबको, तो इनके बीच का रेशियो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे और इक्वल होंगे। चलिए देखते हैं प्रूफ करके क्या कहना चाह रहे थे और कैसे प्रूफ करेंगे बेटा। देखो अब देखिए, आप देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको डेफिनीशन दिख रही है, डेफिनीशन इवन स्टेटमेंट दिख रहा है फैराडे सेकंड लॉ का। क्या स्टेटमेंट है जरा देखिए, लिखा हुआ है व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास्ड, सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट थे, एक में CuSO4 था, एक में AgNO3 था, और सेम चार्ज, अगर चार्ज सेम है, टाइम सेम है, तो चार्ज आपको पता है Q इज इक्वल टू I इंटू टी, करंट और टाइम मल्टीप्लाई करें तो चार्ज सेम ही आएगा भाई, सिंपल सा, ठीक। तो करंट सीरीज में था तो करंट सेम था बेटा, इसलिए चार्ज सेम था। तो कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट कनेक्टेड इन सीरीज, देखिए वर्ड मेंशन कर दिया उसने, सीरीज, कॉमा द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड, जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा उसका मास एज एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास, देयर इक्विवेलेंट मास। आई रिपीट अगेन, फिर से एक बार सुन लीजिए, अच्छे से नोट करिएगा इसको। लिखा हुआ है व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास्ड through the solution of different electrolyte connected in series, comma the masses of substance deposited at respective electrode are directly proportional to their equivalent mass। क्लियर है सबको, यहाँ से यहाँ तक क्लियर है सबको। चलिए देखते हैं, इधर देखो बेटा, आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, फॉर्मूला देखो, ध्यान देखना बेटा, रक्षा, भूमि साहू, नैन्सी, मुस्कान, अच्छे से देखिएगा बेटा। देखिए आपने क्या पढ़ा था, जस्ट 1 मिनट, ओके बेटा, आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था,
W इज इक्वल टू मास इज इक्वल टू जेड क्यू अपॉन एन इंटू एफ। यही पढ़ा था ना बेटा हम लोगों ने, यही पढ़ा था। अब देखिए मेरी बात ध्यान समझिए, m की जगह हम w कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि हमने w लिया, वेट मास और वेट बात एक ही है, ठीक। गिवन मास है, ये गिवन मास है, गिवन मास को w से डिनोट किया गया है। z की जगह इक्विवेलेंट कर लीजिए, और आपको पता है इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा था, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन n फैक्टर। क्लियर है सबको? चलो, तो इसकी जगह हमने इक्विवेलेंट रख लिया इंटू क्यू अपॉन क्या हो जाएगा एफ मतलब 96,500। क्लियर है ना सबको? 96,500। अब जरा देखो, वेट ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर इंटू क्यू अपॉन 96,500। क्यू की जगह क्या कर लें, आई इंटू टी। आपको पता है करंट सेम है, टाइम भी सेम है, तो आपको पता है वेट ऑफ कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड का, दूसरे इलेक्ट्रोलाइट में, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर इंटू आई इंटू टी अपॉन 96,500। क्लियर है ना बेटा? यहाँ तक क्लियर है सबको? हमें क्या प्रूफ करना, जरा वो देखिएगा। आपका क्या होगा, वेट ऑफ सिल्वर अपॉन वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू, वेट ऑफ सिल्वर अपॉन वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू, अब जरा देखो वेट ऑफ सिल्वर कितना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर इंटू आई इंटू टी अपॉन 96,500। अब आपको वेट ऑफ कॉपर ये रखना है, तो आपको पता है ये चीज़ यहाँ आएगी, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर मल्टीप्लाई आई इंटू टी। 96,500 कहाँ चला जाएगा बेटा, ऊपर। कहाँ जाएगा, ऊपर। अब बताओ क्या चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, आई से आई कैंसिल, टी से टी कैंसिल, बताओ क्या बचा, वेट ऑफ सिल्वर अपॉन वेट ऑफ कॉपर is equal to equivalent weight of silver upon equivalent weight of copper. This is the main concept था, यही चीज़ वो कहना चाह रहे थे, जो मैंने आपको बताया था कि वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यही चीज़ फैराडे बताना चाह रहे थे कि जो इनके बीच का रेशियो होगा वो इनके इक्विवेलेंट मास के रेशियो के इक्वल होगा। आई बात समझ में? तो यहाँ से इसको हम प्रूफ कर सकते हैं, इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अदरवाइज केवल स्टेटमेंट और ये चीज़ लिख दीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। आई बात समझ में? तो आपसे बोर्ड लेवल पे फैराडे सेकंड लॉ पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फैराडे फर्स्ट लॉ इंपॉर्टेंट है, ठीक। एक बार फिर से स्टेटमेंट देखिए, आपकी स्क्रीन पे फिर से आपको दिख रहा है, व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज, दोनों में सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास किया गया थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, एक में CuSO4 एक में AgNO3, इन सीरीज में करंट सेम हो, टाइम सेम होगा। द मासेज ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, जिस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो रहा है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मासेस। आई बात समझ में? तो यहाँ पे ये चीज़ प्रूफ हो जाती है। इसी स्टेटमेंट के नीचे ये बॉक्स वाले कॉन्सेप्ट को लिख लीजिएगा बेटा। नीचे देखिए लिखा भी है, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड अपॉन मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। मैंने उल्टा करके किया था, आप ऐसे करके, जैसे भी आप कर सकते हो ऐसे करिए, आप इसी को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक। मैंने आपको प्रूफ कर दिया। तो ये है बेटा फैराडे का सेकंड लॉ। क्लियर है सबको? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। रक्षा बेटा क्लियर है यहाँ तक? चलिए, थैंक यू बेटा। तो फैराडे सेकंड लॉ कवर हुआ। नेक्स्ट लेक्चर आपको जल्दी ही मिलेगा, नस्ट इक्वेशन, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक। इन टॉपिक से रिलेटेड एक कोशिश पूरी, एक लंबा लेक्चर होगा बेटा, लेकिन उसमें काफ़ी कुछ कवर होगा, डोंट वरी। थोड़ा सा लेट हो रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, दैट्स वाई थोड़ा सा लेट हुआ है। थोड़ा सा आप कोऑपरेट करिए बेटा, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जल्दी आपको प्रॉपर वे में लेक्चर मिलेगा, और नेक्स्ट लेक्चर इसका नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा। इवन ये लेक्चर जैसे ही आपको मिलेगा, उसके कुछ आवर्स बाद आपको नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा, जिसमें फुल्ली 1 घंटे से ज़्यादा का लेक्चर होगा, जिसमें रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, वो पर्टिकुलर टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन किए जाएंगे, और आपके NCERT पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं बेटा, और सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे आप, और जल्दी आपका केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट हो जाएगा बेटा। क्लियर ना? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। थैंक यू बेटा।